हेलो, नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से कर रहे होंगे टॉपर्स गुरु के साथ। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरु पर, जहाँ पर आपको मिल रही है अपनी एजुकेशन से संबंधित क्वालिटी वाली वीडियोज। नो बकवास, ओनली पढ़ाई। ओके, तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 2 मिशन बुनियाद लेवल 3 के लिए। क्लास 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, या आई बटन पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हो। तो आज जो रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये गलत बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कमेंट नहीं करते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा आपको क्या डाउट है, क्या समस्या है और किस टॉपिक में आपको दिक्कत है। तो कमेंट जरूर कीजिए अपने विचार, चाहे वो अच्छे हो वीडियो के लिए या वीडियो के लिए बुरे हो। ओके, तो दोनों तरह के कमेंट जरूर है, उसी से हमें पता चलेगा भी आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। दोनों बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था अभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। तो जल्दी से जिसने भी क्लास ध्यान से देखी है तो वो कमेंट कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। जो हमारी समद्विबाहु त्रिभुज होती है वो एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इसने दोनों बराबर भुजाओं की माप पूछी है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं भी माना, हम इसमें मान लेते हैं माना माना प्रत्येक बराबर भुजा की माप, प्रत्येक बराबर भुजा की माप, हमने इसको लेट कर लिया x। ओके, उसके बाद हमें त्रिभुज का जो आधार है वो हमें दिया है, आधार हमें दिया है 4/3 सेंटीमीटर और जो परिमाप है वो हमें दिया है, इसमें परिमाप हमें दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसमें हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमें पता है जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। ओके, ये त्रिभुज की बात है। ओके, तो तीनों भुजाएं कौन सी हो गई, एक तो उसका आधार हो गया 4/3 और दोनों उसकी बराबर वाली भुजाएं हो गई x, ये x, ये x, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमाप। परिमाप हमें दिया है 4 सही 2/15। अब इसको सोल्व करना है, हमारा जो आंसर है वो रेडी है। एक x हो गया हमारे पास 2x, और ये 4/3 को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे 15 चौके 60 होता है, 60 और 2 62 हो गया, 62 हो गया, और -4/3। इसको सोल्व करेंगे 15 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 15, और ये आपको अच्छी तरह से आता होगा। तो ये जल्दी कर देता हूँ मैं, यहाँ से नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमें इस 2 और x का आपस में संबंध देखना है, गुणा का है, तो यहाँ पर अगर ये संबंध भाग में हो जाएगा और यहाँ पर 62 में से 20 जाएगा तो बचेगा आपका 42, और ये हो गया 15, और ये यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर हो गया ये भाग में।
तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और फिर ये 3 पर 7/5। ओके, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर। तो जो प्रत्येक बराबर भुजाएं हैं उसकी माप आ गई आपकी 7/5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो कमेंट कीजिए यस, अगर नहीं आया तो नो, अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। एक सम मतलब बराबर, बहुभुज जो अनेकों भुजाओं से बना है, तो हमें उसमें देखनी है कौन कितनी भुजाएं हैं उसके अंदर, तो कितनी भुजाएं उसके अंदर होगी ये हमें चेक करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। तो हमें पता है भी सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है, कोणों का जो योग होता है वो होता है आपका 360 डिग्री। ओके, और हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो हमें दी है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमें दी है 45 डिग्री। तो जो भुजाओं की संख्या होगी, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी आपकी, होगी जो हमें योग दिया है उसको कोण की माप से डिवाइड कर दीजिए। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका कंप्लीट 8 पर। तो वो क्या है, 8 भुजाओं वाला बहुभुज है। ठीक है, 8 भुजाएं हैं यानी कि अष्टभुज है वो। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। यदि ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए भी किसी समबहुभुज की 8 भुजाएं हैं, ठीक है, तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा यहाँ 360 है उसको 8 से डिवाइड करना होगा तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये उल्टा भी और सीधा भी, सभी में हमें 360 को डिवाइड करना है। अगर भुजाएं दी है तो भुजाओं से, अगर बाह्य कोण की माप दी है तो बाह्य कोण की माप से। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको इस क्वेश्चन का लेने का मकसद ये है भी आपको जो टॉपिक है आपका वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल आपको अच्छी तरह से निकालना आना चाहिए, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से करना है। आपकी 8 क्लास में आपने किया भी होगा और उसका रिवीजन भी करना है आपको लेवल 3 के लिए। ओके, तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से करने के लिए इसके पेड़ बनाते हैं पीछे से, तो ये पेड़ बन गया। उसके बाद इसमें हम देखते हैं ये किस के वर्ग के पास है, तो ये 7 के वर्ग के पास है, तो ये हो गया 7×49। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 7 इज इक्वल, और ये फिर हमने पेड़ उतारा। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसका डबल लिख देते हैं। उसके बाद ये जो चलेगा आपका 4 पर चलेगा। ओके, तो ये हो गया 6, 7 और ये 5। तो यहाँ पर बचा 3, 1, 3 और 1। तो देखिए जो ये शेषफल बचा है, जो ये शेषफल बचा है, तो ये हमें बता रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या से 131 ज्यादा है। ओके, तो वही क्वेश्चन में हमसे पूछा है भी क्या घटाएं। तो हमें जो सबसे छोटी संख्या है घटाने वाली, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वो क्या है आपकी 131 है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या वो आएगी आपकी 5607 में से 131 को माइनस करेंगे 6, और यहाँ पर बचेगा आपका 7, और यहाँ पर 5, 4 और ये, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आएगी। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। इसमें आप से ये पंक्तियों की संख्या भी पूछ सकते हैं। अभी किसी के पास
225 पौधे हैं तो उसको उतनी पंक्ति और उतने स्तंभों में लगानी है, तो प्रत्येक पंक्ति स्तंभों में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, सिंपल सा वर्गमूल निकाल देना है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घनाभ की विमाएं हमें दी है, तो इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। भी इसके अंदर हमें एक घनाभ हमें दिया है बड़ा वाला। ओके, तो उस घनाभ में हमें क्या रखने हैं, छोटे छोटे घन रखने हैं। तो कितने रख सकते हैं उसके अंदर, ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है। तो देखिए, जो छोटे घनों की संख्या है, छोटे घनों की जो संख्या हमसे पूछी है, की संख्या जो हमसे पूछी गई है, वो पूछी है हमें, उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो घनाभ है हमारे पास, घनाभ का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा जब भी आपको छोटे घनों की संख्या निकालनी है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, जो घनाभ का आयतन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और फॉर्मूले को टाइप कीजिए। तो ये होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। और जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन वो होता है आपका भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, घनाभ का आयतन जो भी हमें विमाएं दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको ऐसे लिख लेंगे 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन, नीचे लिखेंगे छोटे घन का आयतन, भुजा इसकी दी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 गुना में 6 गुना में 6, क्योंकि क्यूब है। इसको कैंसिल आउट करोगे 10, ये 9 और ये 5, तो ये आपका मिलेगा 450। तो इसके अंदर हम कितने घन रख सकते हैं, 450 घन रख सकते हैं। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन, चार टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ ये समझ लेना आपको, जिस टॉपिक से क्वेश्चन है, जैसे ये है, ये अक्षेत्र मिति, यानी कि जो घनाभ, घन, बेलन, सिलेंडर जो होते हैं, गोला, अर्धगोला, उनके सभी के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और ये वर्गमूल वाला क्वेश्चन आया तो आपको वर्गमूल वाला चैप्टर अच्छी तरह से करना है। तो ये जो आया था, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यानी कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमें त्रिभुज के कोणों का योग अच्छी तरह से पता होना चाहिए, चतुर्भुज के कोणों का योग पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक अच्छी तरह से करना है, यानी कि जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिस टॉपिक में से वो क्वेश्चन है, उस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ओके, और किसी टॉपिक में किसी तरह की समस्या है तो कमेंट कीजिए, तो वो टॉपिक आपको पूरा डिटेल्स में करा दिया जाएगा। ओके, तो आइए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, यदि यदि 15 मजदूर किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ये आपका बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आपका प्रतिलोम का क्वेश्चन बनता है, प्रतिलोम अनुपात का। तो 15 मजदूर है, तो देखिए, मजदूरों की संख्या, यहाँ पर हम लिखेंगे मजदूरों की संख्या। ओके, नीचे लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो देखिए, मजदूरों की संख्या, पहले शुरू में मजदूर 15 है और ये 48 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हमें ये चाहिए भी, इस काम को हमने 30 दिन में पूरा करना है, तो कितने मजदूर चाहिएगे, तो उसको हमने x रख लिया। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, इस पहले की गुना इज इक्वल टू इस दूसरे पेयर की गुणा। ओके, तो इसको सोल्व करना है, तो 15 गुना में 48, तो इसको यहाँ पर लाएंगे इज इक्वल टू एक्स, तो ये यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 2 और ये 24। तो 24 मजदूरों की हमें आवश्यकता होगी इस काम को 30 दिनों में पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। किसी छावनी में 200 सैनिकों के लिए 60 दिन का पर्याप्त भोजन है, यदि 100 सैनिक और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखिए, सैनिकों की संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, सैनिकों की जो संख्या है वो
ऐसे ऊपर लिख लेनी है, और जो दिन है वो दिनों की संख्या को नीचे लिख लेना है। तो दिनों की संख्या को नीचे लिख लेना है। पहले जो सैनिक थे वो कितने थे, 200 थे। ओके, तो इनके लिए जो खाना था वो 60 डेज का था। उसके बाद इन्होंने बोला है 100 सैनिक और आ जाए, तो 200 पहले थे, 100 और आ गए, तो कितने हो गए टोटल, ये आपको टोटल यहाँ पर लिखना है जितने भी सैनिक हो। ओके, तो अब टोटल सैनिक है 300, इनके लिए भोजन कितने दिन चलेगा ये हमें इसके अंदर बताना है। ओके, तो इसको हमने वाइलेट कर लिया। तो इसमें भी वही लगाना है ऊपर वाला फॉर्मूला, 200 गुना में 60, और इसका यहाँ पर, तो ये प्रतिलोम अनुपात में होता है। तो 300 को हम इस साइड करेंगे, तो इसको सोल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 से 20। ओके, तो ये हो गया आपका 20, तो आपका 20 दूनी 40, तो 40 दिन ये भोजन आपका चलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। तो अब बता सकते हो आप का जो डाउट है इन 6 क्वेश्चनों में, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 सेकंड लगेंगे आपको जो ये लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको दबाने में। ओके, तो इसको दबाने में आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला और ना ही आपकी कोई मेहनत लगने वाली है, तो आपको इसमें फ़ायदा ही होगा। कैसे फ़ायदा होगा, ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ओके, तो हम हमारे 7वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। यदि 6 की पावर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है 6 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये है, और हमें एक और दिया है ये वाला 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 729। तो हमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 6 है, ये 36 है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखो अब इनका जो बेस है वो इक्वल हो गया, तो पावर भी इक्वल होगी, यानी कि यहाँ से हमें ये मिला ये वाला। ओके, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि y को इस साइड कर लेंगे, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, ये माइनस है इस साइड आकर आपका हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। उसके बाद इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर। अब देखो ये 729 है, ये 3 है, तो हम क्या करेंगे 729 को भी 3 के फॉर्म में लिखेंगे। आपको अच्छी तरह से ये आता होगा किसी को किसी के पावर के रूप में लिखना। तो देखिए ये 3 2 4 3, फिर ये 3 8 1, और फिर ये 3 ये 27। अब ये 27 कितना होता है, 3 की पावर 3 होती है, तो 3 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। ओके, तो 3 की पावर 6 इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 6। अब देखिए यहाँ पर ये x किसके इक्वल है, 2 प्लस वाई के इक्वल है, इसमें रखेंगे x की जगह, तो ये रख दिया हमने 2y। बाकी इक्वेशन जैसा था वैसा का वैसा, 2 को इस साइड करो, ये 1y 1y 2y हो गया, और ये प्लस है इस साइड माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ये आपका हो गया 4। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 पर, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना था। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लिया, लेकिन अभी तक आपने ये जो सब्सक्राइब वाला लाल रेड बटन है ये अभी तक आपने नहीं दबाया, तो जल्दी से दबा दीजिए, सोचिए मत, आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ बदलते हैं तो दोबारा फिर
एक साथ कब बदलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये ट्रैफिक लाइट वाला हो, घंटियों वाला हो, गोली चलाने वाला क्वेश्चन हो, जहाँ पर वो एक साथ पूछे गई हो दोबारा से, कब बजेगी, कब गोली चलेगी एक साथ, या कब जो ट्रैफिक लाइट है वो कब दोबारा से एक साथ चसेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जो भी सेकंड दी है उनका एलसीएम निकाल लेना है, वही हमारा आंसर होगा। अगर टाइम पूछा है तो उसमें से जो मिनट, जो घंटे बनेंगे उसको उस समय में ऐड कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है इसका 48 सेकंड का, 72 का और 108 का, इन सभी का एलसीएम निकालना है। ओके, तो एलसीएम आप सभी को निकालना आता होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए। आपको इस पूरे टॉपिक पर एचसीएफ और एलसीएम पर पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी अच्छी तरह से डिटेल में। तो दो ये हो गया और ये हो गया, फिर से 2 पर 12, 18, 27, फिर 2 पर ये हो गया 6, 9, 27, फिर हम क्या करेंगे 3 पर 2, 3, 9, फिर 3 पर 2, 1, 3। अब सभी की मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी कितने होते हैं, 72 दूनी हो गए आपके 144, और 144 की जब 3 के साथ गुना करोगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, जो एलसीएम मिलेगा आपको 4 तिया 12, 12, 3 और 1 4, 432 सेकंड के बाद ये एक साथ दोबारा से क्या करेगी, बदलेंगी। अब हमें बताना है, हमें ये बोला है अभी पहले ये इस समय पर एक साथ बदली थी, तो दोबारा कितने बजे ये बदलेगी। तो आप क्या कीजिए, इसकी घंटे या मिनट बनाइए, सेकंड की पहले मिनट बनाइए। तो मिनट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक घंटे में एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो इसको 60 से डिवाइड करोगे, तो जैसे 60 से डिवाइड करोगे तो आपकी ये 7 मिनट और 12 सेकंड निकल कर आएंगी। तो इसको सेकंड में सेकंड ऐड कीजिए, मिनट में मिनट ऐड कीजिए और घंटे में घंटा। तो 8, 27, 12, यानी कि 8:27 और 12 सेकंड पर ये दोबारा से एक साथ बदलेंगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में ये इस तरह से करना है आपको। अगर कितने समय बाद पूछा है तो ये आंसर है, अगर समय पूछा है तो आपको उस समय में ऐड कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए, आपका डाउट, हर तरह का डाउट दूर किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, भी अगर कोई 25% कम है तो दूसरा 25% ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कीजिए, करते हैं। देखो इन्होंने बोला है ए बी से 25% कम है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं बी को, मान लेते हैं। अभी माना जो बी है उसको हमने 100 मान लिया, ए इससे 25% कम है तो 100 का 25% 25 ही होगा। तो 25 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 75। ओके, तो ये आपका आ गया 75, यानी कि देखिए जो बी 100 है तो ये 75 होगा। ओके, अब इन्होंने पूछा है जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है। तो जो बी है वो ए से अधिक है, कितना अधिक है, 25। लेकिन ये तो 25 ज़्यादा, लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको हम 25 जिससे हमसे पूछा है उसको नीचे रखेंगे, यानी कि 75 को नीचे रखेंगे और गुणा में परसेंट के नाम का 100। ये 25 या 75, यानी कि 100/3, और 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 ही 1/3%। तो जो बी है वो ए से 25% की बजाय 33 ही 1/3% ज़्यादा है, अधिक है। तो इस तरह से जब भी आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आए भी कोई किसी से इतने प्रतिशत कम है तो वह उससे कितना अधिक है, तो इसमें
आंख बंद करके आंसर नहीं देना है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना था। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें बोला है दो पूरक कोण 7:11 के अनुपात में है, तो बड़े कोण का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। तो पूरक कोण जो होंगे आपके, जो पूरक कोण होते हैं, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वो कोण होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग अब ये मच्छर तंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मच्छर है। तो देखिए ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 60 व 30 को, अगर हम इन दोनों का प्लस करें तो ये क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं 60 का पूरक 30 है और 30 का पूरक 60 है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम संपूरक की बात करें, संपूरक कोणों की बात करें, तो वो कोण ऐसे कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 डिग्री और 60 डिग्री है, ये क्या है, आपके एक दूसरे के संपूरक है। ओके, तो अब क्वेश्चन में हमसे बोला है दो पूरक कोण, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं। अभी माना दोनों पूरक कोण है 7:11 के अनुपात में, तो हम मान लेते हैं 7x व 11x। ओके, अब क्योंकि पूरक है तो इनका योग कितना होना चाहिए आपका, अभी बताया 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 7 और 11 होते हैं 18, x इज इक्वल टू 90। तो 18 के साथ ये 90 कैंसिल हो जाएगा 5 पर, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। तो उसके बाद ये आ गया आपका। तो अब हमें इसमें छोटा कोण निकाल लेना है। छोटा कोण ये हो गया 7 गुणा में 5, तो ये हो गया 35 डिग्री। बड़ा कोण तो 11 गुणा में 5, तो ये हो गया 55 डिग्री। हमसे पूछा है बड़े कोण का संपूरक, तो यानी कि 55, बड़े कोण यानी कि 55 डिग्री का संपूरक, क्योंकि संपूरक कोण वो है 180 डिग्री वाले, योग 180 डिग्री वाले। तो हम क्या करेंगे, 180 में से ये जिसका भी संपूरक निकालना है उसको माइनस कर लेते हैं। तो 180 में से 55 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 125 डिग्री बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना था। आई होप ये क्वेश्चन 10 के 10 आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास के 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, इन टॉपिकों को आपको अच्छी तरह से करना है। अगर किसी टॉपिक में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझसे शेयर कीजिए, आपकी वो दिक्कत ज़रूर दूर की जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको मजबूत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।